गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10 खनिज व ऊर्जा संसाधन। देखिए इसमें भी सिलेबस को बीच में कम किया है, तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप इनके जो पार्ट हटा दिए हैं उनको निशान लगा लीजिए, भाई ये नहीं आएगा। पहली बात, खनिज और ऊर्जा संसाधन की परिभाषा महत्वपूर्ण है। खनिज किसे कहते हैं, खनिज से क्या तात्पर्य है। तो बच्चों आपको पता है खनन क्रिया के द्वारा जो रासायनिक और भौतिक गुण वाले पदार्थ होते हैं जो निकाले गए हैं, तो रासायनिक तथा भौतिक गुणों के वो पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए बहुउपयोगी होते हैं, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, उसे हम खनिज संसाधन कहते हैं। फिर है ऊर्जा संसाधन। वे खनिज जिनसे उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है, वे खनिज जिनसे उष्मा या ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा संसाधन कहते हैं। तो देखिए हम विस्तार से आपके इसकी जो परिचय है ये आपके दिया गया है, ये कोर्स में आएगा। पहली तो इसकी परिभाषा, खनिज से तात्पर्य भूमि से खनन क्रिया के द्वारा निकाले गए रासायनिक तथा भौतिक गुण पदार्थ होते हैं जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं, उसे खनिज संसाधन कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट परिभाषा है, आपको याद करनी पड़ेगी। अब देखिए इसके निर्माण और भौतिक तथा जैविक कारकों का महत्वपूर्ण उत्पादन रहता है। इस कारण इन्हें अजैविक और जैविक खनिज के रूप में विभाजित किया जाता है। अजैविक खनिज जिनमें जीव विद्यमान नहीं होता है, जीवों से नहीं बनते हैं, और जैविक खनिज वे खनिज जिनमें जीवों से बनते हैं उनको जैविक खनिज कहा जाता है। जैसे कोयला व प्राकृतिक तेल जैविक खनिज में, कोयला व प्राकृतिक तेल जो है जैविक खनिज में, क्योंकि कोयला पेड़ पौधों से बनता है इसलिए यह सजीवों से बना है, इसलिए इसको जैविक खनिज कहा जाता है। प्राकृतिक तेल है वो लाखों वर्ष पहले पशुओं के दब जाने से तेल में परिवर्तित हो गया, उसको हम प्राकृतिक तेल कहते हैं। इसलिए कोयला और प्राकृतिक तेल जैविक खनिज है। फिर अजैविक खनिज में वे जिनमें जीवों से नहीं बनते हैं, जैसे लोहा मैंगनीज अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। भारत खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न देश है। यहाँ भूगर्भिक संरचना में विविध खनिजों के पदार्थों को प्रदान किया जाता है। देश में 96% खनिजों का भंडार मुख्यतः प्रायद्वीपीय पठारी भाग, अरावली पर्वतीय क्षेत्र जो अपने राजस्थान से भी गुजरती है, अरावली पर्वतमाला, ब्रह्मपुत्र घाटी जो असम में है, हिमाचल क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर में हिमालय पर्वतमाला की तरफ है, दक्षिण तटीय प्रदेश में स्थित है जहां खनिज प्राप्त होते हैं। अब देखिए भारत में खनिजों को भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर निम्न पेटियों में विभाजित किया गया है। निम्न पेटियां कौन सी है कि धात्विक खनिज, वे खनिज जिनसे धातु का अंश हो, वे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ये परिभाषा भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, बोर्ड में कई बार आ चुकी है। इसे भी दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, लौह अयस्क से लोहा धातु की मात्रा का पाया जाना तथा अन्य धातु की प्रधानता के आधार पर भी बताया गया है। तो ये धात्विक खनिज ऐसे खनिज जिसमें धातु का अंश हो उसे धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोहा धातु प्रधान और अलोहा धातु प्रधान। जैसे लोहा धातु प्रधान किसे कहते हैं, ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है, ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता पाई जाती है उसे लोहा धातु प्रधान कहते हैं। जैसे लोहा अयस्क है, क्रोमाइट है, पाराइट है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है, आदि आदि ये उदाहरण दिए हैं। तो आपको बोर्ड में कोई से दो उदाहरण पूछेगा कि कोई दो उदाहरण बताइए लोहा धातु प्रधान के। नेक्स्ट अलोहा धातु प्रधान, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाया जाता है, ऐसे खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, या ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम आदि। सोना और चांदी इनमें किसी प्रकार की अशुद्धियां नहीं होती है, अन्य धातु इसमें मिलावट नहीं होता है। सोना जहां पर मिलता है
तो केवल सोने के रूप में ही मिलता है, अन्य धातु इसमें मिक्स नहीं होता है। चांदी भी ऐसी है कि चांदी जहां अवसादी चट्टानों के रूप में प्राप्त होती है तो वह हमें परत दर परत के रूप में, महीन बारीक परत के रूप में प्राप्त होती है। दूसरा प्रकार है खनिज, दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। दूसरे खनिज है अधात्विक, जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। तो ऐसे खनिज जिसमें किसी धातु का अंश नहीं होता है, जैसे चूना पत्थर, ये राजस्थान में बहुतायत से पाया जाता है क्योंकि चूना पत्थर सीमेंट बनाने के काम में आता है। डोलोमाइट, अब्रक, जिप्सम आदि इसके उदाहरण बताए हैं। फिर आपके दूसरा टॉपिक आता है ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज की भी विस्तारित परिभाषा दी गई है, ये बोर्ड में कई बार आ चुकी है, इसलिए इन परिभाषाओं को आप बार बार रिपीट कीजिए, अपने आप सब याद हो जाएगी। ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हो, ऐसे खनिज जो ऊष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हो, इसे हम ऊर्जा खनिज कहते हैं। इसे भी दो प्रकारों में विभाजित किया गया है, एक होता है ईंधन खनिज और एक होता है अणुशक्ति खनिज। तो देखिए, ईंधन खनिज किसे, जिससे हमें जलाने से ऊर्जा मिलती है, जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, उसे हम ईंधन खनिज कहते हैं। जिसे ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है उसे हम ईंधन खनिज कहते हैं, जिसमें देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस आदि। दूसरा प्रकार है ऊर्जा खनिज का अणुशक्ति खनिज। अणु या परमाणु या आणविक शक्ति खनिज, दो रूप हो सकते हैं, अणुशक्ति, आणविक ऊर्जा शक्ति या परमाणु ऊर्जा खनिज, जिसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि ये उदाहरण आपको याद रखने पड़ेंगे। तो भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में धात्विक खनिज भी और अधात्विक खनिज दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये भी याद रखना पड़ेगा कि धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं और अधात्विक खनिज जो है उसका उदाहरण एक ही प्रकार का होता है, उसके उदाहरण चूना पत्थर, डोलोमाइट है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि धात्विक खनिज तो दो प्रकार के होते हैं, लोहा धातु प्रधान और अलोहा धातु प्रधान, किंतु अधात्विक खनिज एक ही प्रकार के होते हैं, इसमें कोई प्रकार नहीं है। तो भारत में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के निवासी खनिज पाए जाते हैं, जिसमें देखो 52 अधात्विक हैं, 10 धात्विक हैं और 23 सूक्ष्म खनिज है, जैसे निर्माण सामग्री तथा 04 ईंधन खनिज है, यानी 4 ईंधन खनिज है, जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% तथा औद्योगिक उत्पादन का 11% है। कहते हैं कि ये खनिज हमारी जीडीपी में 3.4% की हिस्सेदारी देते हैं और उद्योग हमें 11% की हिस्सेदारी देते हैं जीडीपी में, जिसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है आपके भारत के प्रमुख खनिज। तो भारत के जो प्रमुख खनिज थे आपके, ये बहुत ही टफ पड़ता था इनको याद रखना कि लोहा उद्योग कहाँ कहाँ है, लोहा इस्पात उद्योग संयंत्र कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में आपको बड़ी मुश्किल होती थी, इसलिए आपको ये टॉपिक हटा दिया गया है। इसलिए आपको इस पाठ को बहुत ही सरल बना दिया है कि ये किन किन राज्यों में कौन कौन सी लोह अयस्क की पेटियां पाई जाती थी, क्योंकि पहले याद करना टफ होता था कि लोह अयस्क के 5 प्रकार होते हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, लेटेराइट आदि। तो उन 500 प्रकारों को याद करना और कहाँ कहाँ किस किस राज्य में है बड़ा टफ पड़ता था। अब आपके इसको हटा दिया गया है, इसके सारे जो जो कारखाने हैं वो भी हटा दिए गए हैं। जैसे गोवा में था, गोवा में लोह अयस्क का जो चौथा प्रकार है वो पाया जाता था, चौथा और 5वां। झारखंड में भी इसको नहीं हटा दिया है आपके। और दूसरा भारतीय खनिज है तांबा, तांबे को भी हटा दिया गया है, लेकिन राजस्थान से संबंधित जानकारी आ सकती है कि राजस्थान में तांबा कहाँ है। फिर बॉक्साइड है, बॉक्साइड भी हटा दिया गया है। और बॉक्साइड के बाद में है अब्रक, अब्रक 2 प्रकार के होते थे, अब्रक भी आपको हटा दिया गया है, अब्रक भी सिलेबस में नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट आपके सीसा व जस्ता।
शीशा और जस्ता भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। फिर आपके नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा खनिज। अब देखिए ऊर्जा खनिज आपके सिलेबस में रखा है। ऊर्जा खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रश्न आते हैं कि कहाँ पर कोयला पाया जाता है, कहाँ पर खनिज तेल पाए जाते हैं, इसके बारे में विस्तारित वर्णन है। तो ऊर्जा खनिज हमने पीछे परिभाषा पढ़ी है। अब इसमें थोड़ा सा विस्तार से जान ले कि ऐसे प्राकृतिक स्रोत जिसे मानव सूर्य जीवाश्म पदार्थ परमाणु घटकों से प्राप्त करता है, इसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत व परमाणु ऊर्जा आदि द्वारा परंपरागत रूप से उपयोग में लाया जाता है। तो भारत में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जिसके अंतर्गत देखिए आपके पहला दिया है ऊर्जा का स्रोत कोयला। देखिए कोयला महत्वपूर्ण है। कोयला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ईंधन खनिज है। ईंधन खनिज के रूप में कोयला बहुतायत से भारत में मिलता है। तो देखिए भारत विश्व का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा कोयला उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ पर तीसरा स्थान आता है भारत में। भारत में सर्वप्रथम कोयला 1814 में रानीगंज में निकाला गया था, खनन क्रिया के द्वारा, खान में से रानीगंज में। इसके बाद में इसका विकास 19वीं शताब्दी में किया। देश के अन्य भागों में खोज और खनन कार्य किया जाने लगा। तो भारत में उपयोग के लिए किए जाने वाले कोयले को कार्बन की स्थिति की मात्रा के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजित किया गया है कि कोयले को कार्बन के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। जिसमें देखो प्रथम प्रकार है एंथ्रासाइट, फिर बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट। इनकी कार्बन की प्रतिशतता भी याद कर लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट है, बोर्ड में कई बार आ चुका है कि कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के कितने प्रकार हैं। तो 4 प्रकार हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट, पीट। अब देखिए एंथ्रासाइट में कार्बन की मात्रा 80 से 90%। इसकी विशेषता है यह सर्वोत्तम कोयला है, अधिक ताप और सबसे कम धुआं देता है। फिर बिटुमेन्स, इसकी कार्बन की मात्रा बताइए 75 से 80%। फिर लिग्नाइट 35 से 50%। और सबसे घटिया कोयला जिसका नाम है पीट कोयला। तो हम इसकी विशेषता जाने कि यह सबसे घटिया कोयला है। यह सबसे कम ताप देता है, ताप भी कम देता है, किंतु यह सबसे ज्यादा धुआं देता है। तो ये इसकी विशेषता हो गई। तो कोयला भारत में 98.5% भंडार तथा 99% कोयला उत्पादक गोंडवानाकालीन अवसादी चट्टानों में स्थित है। कि हमारे यहाँ कोयले का सबसे ज्यादा भाग गोंडवानाकालीन का क्षेत्र का कोयला, और वो भी अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जिसे आपने पहले 6वीं क्लास में पढ़ा होगा कि परतें अलग अलग होती है, जहाँ कायांतरित, अवसादी और आग्नेय इन चट्टानों के अनुसार, जो कि भौगोलिक रूप में महानदी घाटी। अब आपको पता है महानदी कहाँ बहती है। महानदी बस्तर की पहाड़ियां, छत्तीसगढ़ में है बस्तर की पहाड़ियां, जो उड़ीसा से होते हुए महानदी समुद्र में गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो वहां का क्षेत्र महानदी घाटी क्षेत्र। दामोदर घाटी क्षेत्र, जो महाराष्ट्र की पवित्र नदी है दामोदर। सोन घाटी, गोदावरी, वर्धा क्षेत्र, ब्राह्मणी, इंद्रावती, कोयल, पंचनदी घाटी क्षेत्र आदि में यह कोयला पाया जाता है। और यहाँ कोयले का प्रकार है बिटुमेन श्रेणी का कोयला। यहाँ पर हमारे एंथ्रासाइट कोयला बहुत ही कम मिलता है। तो यहाँ बिटुमेन श्रेणी का दूसरे प्रकार का कोयला मिलता है, जिसमें 10 मीटर से 30 मीटर मोटी परतों के रूप में पाया जाता है, नीचे खनन क्रिया के द्वारा निकाला जाता है। फिर दूसरे प्रकार का कोयला है टर्सरी कालीन कोयला। तो देखिए गोंडवानाकालीन कोयला लगभग 200 लाख वर्ष पुराना है। ये बताया जाता है कि गोंडवानाकालीन का कोयला लगभग 200 लाख वर्ष पुराना है, बहुत पुराना है। हमारी पृथ्वी में उथल पुथल हुआ, जिसमें पेड़ पौधे दब गए, वो हमें आज कोयले के रूप में प्राप्त होते हैं। लेकिन भारत में टर्सरी कालीन कोयला निम्न श्रेणी का लिग्नाइट कोयला का रूप प्राप्त होता है। यह 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व बताया गया है। यह 15 से 60 लाख वर्ष पूर्व का ही है।
लिग्नाइट कोयला जो टर्सरी कालीन बताया गया है, जो कि कुछ भागों में ही पाया जाता है, लेकिन इसके साथ चूना पत्थर भी मिश्रित होता है। तो चूना पत्थर के साथ मिश्रित अवस्था में मिलता है। इस प्रकार कोयले के भंडार, जो टर्सरी कालीन की कोयले का भंडार है, तो वह आसाम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड व राजस्थान में प्राप्त होता है। ये इनके राज्यों के नाम आपको महत्वपूर्ण रखने हैं, क्योंकि ये मैप में भी पूछता है आपको कि कौन सी लिग्नाइट कोयले का कौन सी जगह अधिक से अधिक निकाला जाता है। तो राजस्थान में जो टर्सरी कालीन कोयला मिला हमें 15 से 60 लाख वर्ष पुराना, वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान में पाया जाता है। चूने की चट्टानों के साथ सबसे ज्यादा बाड़मेर के कपुरुड़ी, जालिया गिरल, भाड़का, गूंगा तथा शिव और बीकानेर की बरसिंगसर, पलाना नामक स्थान, गुड्डा, बिठनोक, नागौर में मेड़ता और कसनऊ, उचेरा, यहाँ पर ये कोयला अधिक से अधिक प्राप्त होता है। अब ये कोयले के भंडार और उत्पादन क्षेत्र बता रखे हैं। ये आपकी सारणी दी गई है, तो ये जानकारी के लिए दी गई है, इसमें कुछ भी याद नहीं करना है आपको। फिर नेक्स्ट जो दिया है आपके कि जहां हमने पीछे पढ़ा कि मेड़ता, कसनो और कुचेरा और माता सुख में मिलता है लिग्नाइट कोयला। तो राजस्थान में लिग्नाइट के इस भंडार का उपयोग स्थानीय तापीय विद्युत संयंत्रों के लिए होता है, कि इस लिग्नाइट के कोयले को राजस्थान में जलाया जाता है, जहां तापीय विद्युत ग्रहों में जिनसे बिजली बनाई जाती है, जैसे हमारा बारां में है जहां कोयले से बिजली बनाई जाती है, छबड़ा विद्युत परियोजना, छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना, तो बारां में इसका उपयोग किया जाता है और जगह पर भी बिजली बनाई जाती है। अब देखिए ये तो था आपकी यहाँ तक। नेक्स्ट कोयले के भंडार और उत्पादन तथा उत्पादक क्षेत्र के बारे में एक सारणी दी गई है ऊपर, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर पेट्रोलियम पदार्थ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।